Hello friends, now this is the second chapter of Udan magazine which we are covering for environmental and ecology, जिसका चैप्टर नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेटेड इश्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ encompassing the diversity of species, ecosystem and genetic diversities within species. It is measured by two components. तो types of biodiversity में देखा जाए तो genetic diversity में सबसे पहले आएगा encompasses the variety of genetic characteristics within a species. For example, in Homo sapiens, diverse genetic characteristics are evident among different ethnic groups such as Chinese. जैसे होमो सेपियंस के बारे में बता रहा है तो डाइवर्स एथनिक ग्रुप में है, लेकिन इन लोगों का कल्चर कुछ कुछ मैच करता होगा। जैसे देखो क्या है, मतलब बायोलॉजिकली ये डाइवर्स में प्रेजेंट है, जैसे कि चाइनीज़, इंडियंस एंड अफ्रीकन्स। देखो दिस डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर स्पीशीज अडेप्टेशन टू चेंज इन्वायरमेंट ensuring सर्वाइवल थ्रू सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में अ मेजर ऑफ डाइवर्सिटीज विद इन अन इकोलॉजिकल कम्युनिटी कंसिडरिंग बोथ स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रिफर्स द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स विद इन अ रीजन, जिसमें फॉर एग्जांपल क्या होगा, इंडिया एग्जिबिट्स सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मेडो। अब मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले क्या आएगा, तो स्पीशीज रिचनेस। तो स्पीशीज रिचनेस मतलब अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम और एन एरिया। उसके बाद इट क्वान्टिफाइज the diversity of species and provides information about the variety of life within a specific habitat, मतलब variety of life present in an ecosystem। फिर tropical rainforest में that is tropical rainforest in the terrestrial ecosystem and coral reef मान लो in the marine ecosystem have the highest degree of species richness, मतलब वहाँ पे very large amount of species are present over there। अब species evenness मतलब a measure how evenly individuals are distributed among the different species in a given area. That is, it assesses the balance in abundance of each species, that is indicating whether one or a few species dominates the ecosystem or if the distribution of individual is more uniform across the various species। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, देखो मान लो फॉर्मूला है तो E इज इक्वल टू एच बाई एल एन एस। देखो मुझे एक्चुअली में उतना समझ में नहीं आ रहा, पर ये शायद लॉगरिथमिक वैल्यू है, देखते हैं। एच डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एच डैश है ना, तो शेनन वेनियर डाइवर्सिटी इंडेक्स है ये, और एस को क्या डिनोट किया गया है, स्पीशीज रिचनेस, और यहाँ पे ई हमारा क्या है, तो चलो मैं एक बार आपको ई देख के बता देता हूँ। ई है स्पीशीज इवननेस। ठीक है, स्पीशीज इवननेस इज इक्वल टू एच डैश बाई लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एस, जिसमें नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ स्पीशीज रिचनेस है यहाँ पे, और शेनन वेनियर डाइवर्सिटी इंडेक्स फार्मूला, तो एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ पाई लॉन पाई, वेयर pi is the proportional of individual of species, और ni by n is equal to where ni is the constant of species I and n is the total number of individuals। होपफुली आपको समझ में नहीं आया होगा, आज मुझे भी समझ में नहीं आया है, एंड इन केस इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कमेंट्स। ओके, जैसे देखो अगर हम यहाँ पे और RH वाइटॉकर्स अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, ये है क्या, तो RH वाइटॉकर्स इंट्रोड्यूस्ड 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू assess variations within and across ecosystem, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, तो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, जिसका डेफिनेशन क्या है, तो मेजर स्पीशीज डाइवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, कम्युनिटी और इकोसिस्टम, जिसका मेन फोकस एरिया क्या है, तो लोकल डाइवर्सिटी, और इंडिकेटर क्या है इसका, तो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, जिसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो अ फॉरेस्ट पैच हैज़ 10 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ दिस पैच इज 10 स्पीशीज। ओके, अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा, बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, दैट इज डिफिनेशन, ये क्या मेजर करता है, तो चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम और कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, स्पीशीज कंपोजिशन में क्या चेंजेस है, और वहीं पे अल्फा क्या करता था, डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज एरियाज, कम्युनिटीज और इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी दिखाता था। ठीक है, उसके बाद चलो मान लो हम लोग बीटा के बारे में देख रहे थे ना, तो इसका कुछ फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है, और गामा में क्या है, तो मेजर्स ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। देखो गामा लार्ज जोग्राफिकल एरिया के बारे में बताता था, और बीटा क्या पता था, चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशंस बिटवीन द टू इकोसिस्टम, तो दो इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है, और अल्फा क्या करता था, ये मेजर करता था स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके,
चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो स्पेशिएशन क्या है? तो स्पेशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीसीज अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज ओवर अ टाइम। तो उसके एंसेस्ट्रल स्पीसीज से एक न्यू स्पीसीज का जनरेशन होगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पेशिएशंस दैट इज ईच ड्रिवन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब चलिए टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन में देखेंगे तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन ये क्या है? तो ये मैकेनिज्म इसका देखा जाए तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन थ्रू फिजिकल बैरियर, एग्जांपल माउंटेन या फिर रिवर। इसमें एग्जांपल में देखा जाए तो डार्विन फिंचेस दैट इज ज्योग्राफिकल सेपरेशन इन द गैलापागोस आइलैंड। और की फीचर इसका क्या रहेगा? तो जेनेटिक डाइवर्जेंस ड्यू टू म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शंस। उसके बाद सिम्पाट्रिक स्पेशिएशन में क्या रहेगा? तो ऑकर्स विदाउट ज्योग्राफिक आइसोलेशन ऑफन थ्रू पॉलीप्लोडी, हैबिटेट डिफरेंशिएशन और डिस्ट्रप्टिव डिस्ट्रक्शंस। और एग्जांपल में इसका देखा जाए तो एम्बल मैगोट फ्लाई दैट इज इवॉल्व टू स्पेशलाइज्ड ऑन डिफरेंट होस्ट प्लांट इन द सेम एरिया। और की फीचर इसका देखा जाए तो न्यू स्पीशीज रहेगा अराइजेस विद इन द सेम ज्योग्राफिक एरिया। ओके, ये किसके बारे में बताया गया है? सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में। उसके बाद पैरापैट्रिक स्पेशिएशन क्या रहेगा? तो ये लिमिट करता है जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन अलॉन्ग अ ज्योग्राफिकल ग्रेडियंट। और इसका एग्जाम्पल तो एनसेंटिना salamanders that is ring species where adjacent population interbreed but distant ones do not। और जेनेटिक डिफरेंसेस में क्या रहेगा? एक्यूमुलेट डिस्पाइट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन में स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑन द पेरीफेरी ऑफ स्पीशीज रेंज इवॉल्व इनटू द न्यू स्पीशीज। और एग्जांपल में इसका क्या रहेगा? एनोलिस लिजार्ड और आइलैंड पॉपुलेशन इन द कैरेबियन। और की फीचर इसका क्या रहेगा? रैपिड इवोल्यूशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द स्मॉलर फाउंडर पॉपुलेशन। उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन में रैपिड डाइवर्सिफिकेशन इनटू द मल्टीपल स्पीसीज टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश। और गैलापागोस फिंचेस इसका क्या रहेगा? एग्जाम्पल दैट इज डाइवर्सिफाइड विद द वेरियस ब्रेक शेप टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट फूड रिसोर्सेस। और की फीचर्स का क्या रहेगा? सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज है ये, गिव राइज टू मल्टीपल स्पीसीज एडेप्टेड टू डाइवर्स नीश। ठीक है, जैसे देखो मान लो यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेशिएशन अमॉन्ग डार्विन फिंचेस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल फिंचेस, मीडियम फिंचेस और लार्ज फिंचेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम में भी बताया गया है। एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड इंचेस यहाँ पे है। ठीक है, आप एक बार देख लोगे पॉज करके। उसके बाद अगर हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते हैं तो स्पीशीज कैटेगरीज इन इकोसिस्टम कंजर्वेशन में सबसे पहले इकोसिस्टम कंजर्वेशन रिलीजेस ऑन द यूनिक रोल ऑफ वेरियस स्पीशीज दैट इज बिलो आर द की कैटेगरी विथ एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया दैट इज हाईलाइटिंग देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे देखते हैं कीस्टोन स्पीसीज, ये क्या होता है? तो कीस्टोन स्पीसीज आर एवरी इकोसिस्टम हैज सर्टेन स्पीशीज दैट आर क्रिटिकल टू सर्वाइवल ऑफ अदर स्पीसीज, मतलब इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल फॉर अदर स्पीसीज। और वैसे स्पीसीज को क्या किया जाएगा, मतलब क्या कहा जाएगा? तो कीस्टोन स्पीसीज कहा जाएगा। और कुड बी अ ह्यूज प्रेडेटर ऑन अनएज्यूमिंग प्लांट्स बट विदाउट देम द इकोसिस्टम में नॉट सर्वाइव, मतलब उसके बिना इकोसिस्टम सर्वाइवल नहीं हो सकता है। जैसे कि एशियाटिक लायन, ये क्या है? तो फाउंड इन गिर फॉरेस्ट है ऑफ गुजरात। फिर इट रेगुलेट्स हर्बीवोरस पॉपुलेशन एंश्योरिंग वेजिटेशन सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद ढोले ऑफ इंडियन वाइल्ड डॉग इसको भी कहा गया है। तो ये इनहेबिट्स इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स कंट्रोलिंग प्रे पॉपुलेशन टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद फिल्डर क्रैब्स, इसका क्या काम है? तो फाउंड ऑन द सुंदरबन रीजन, मतलब वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव। इट एरेट्स सेडिमेंट्स एंड सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये किसका काम है? ये फिडलर क्रैब्स का काम है। उसके बाद बीवर्स, इसका क्या काम है? तो बीवर्स आर वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स दैट मॉडिफाई देयर हैबिटेट। और बीवर बिल्ड वाटर टाइट डैम्स मेड ऑफ वुडन स्टिक्स। तो वुडन स्टिक्स को बना हुआ वाटर टाइट डैम को ये वाटर टाइट बना के रखता है वुवन स्टिक्स और रीड्स ब्रांचेस एंड सैपलिंग्स कॉल्ड टुगेदर विद द मड्स एंड रॉक the dam from the slow moving ponds that reduce streams erosions and provides brand new habitat for small fish and other aquatic life. They are keystone species in northern America। ठीक है, मतलब ये बेसिकली इधर का नहीं बता रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका के तरफ के रीजन का बता रहा है। फिर अदर एग्जाम्पल्स आर शार्क्स, बीस एंड मैंग्रोव्स। आपको तो कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा ना मैंग्रोव्स के बारे में, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ एंड
जैसे सेपरेशन हो गया, उसके बाद एज अ बफर जोन काम करता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज किसे कहा गया है, तो दिस स्पीसीज रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम है ये, एंड एक्ट्स एज अ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो फ्रॉग्स एंड एम्फीबियंस, ये क्या करता है, तो कॉमन इन वेटलैंड है ये एंड फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया, दे आर सेंसिटिव टू वाटर क्वालिटी एंड हैबिटेट चेंजेस। फिर उसके बाद मशीर फिश, तो गोल्डन मशीर आप लोगों ने देखा होगा, तो फाउंड इन हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट रिवर्स, दे इंडिकेट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हेल्थ, मतलब हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में कौन बता सकता है, तो मशीर फिश बता सकता है। मतलब इफ़ दे आर प्रेजेंट ओवर देयर मीन्स द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑप्टिमम इन लेवल। फिर कोरल रीफ में देखा जाए तो लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड लक्षद्वीप। फिर देयर सिग्नल मरीन इकोसिस्टम हेल्थ, तो हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम इज सीन बाय कोरल रीफ। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज, तो एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है, तो ये नेटिव होता है एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। फिर दिस स्पीसीज represents unique biodiversity and requires focused and conservation efforts। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, द लायन टेल्ड मैसअप और फाउंड इन वेस्टर्न घाट और क्रिटिकल फॉर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, और सेंडाई डियर यूनिक टू लोकटक लेक मणिपुर, इट रिप्रेजेंट्स वेटलैंड इकोसिस्टम हेल्थ। और बेडम टोड्स रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न घाट्स और रिफ्लेक्टिंग माइक्रो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। उसके बाद इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ये क्या है, तो नॉन नेटिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस टू इकोसिस्टम ऑफन डिस्टर्ब लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड आउटकम्प्लीट्स नेटिव स्पीसीज। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, वाटर हाइसिंथ कॉमन इन वेटलैंड अक्रॉस इंडियन कॉमन इन वेटलैंड अक्रॉस इंडियन क्लॉग वाटरवे, या फिर डिप्लीट्स ऑक्सीजन एंड इम्पैक्ट एक्वेटिक स्पीशीज। उसके बाद ये प्रोस्फिक जूलीफ्लोरा, ये क्या है, तो फाउंड इन राजस्थान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इट ऑल्टर्स सॉइल केमिस्ट्री एंड रिड्यूसेस नेटिव वेजिटेशन। उसके बाद अफ्रीकन कैटफिश, ये क्या है, तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रिवर एंड लेक, इट कम्पीट्स विद द थ्रिएटेंस नेटिव फिश पॉपुलेशन। ओके उसके बाद अब नेक्स्ट आएगा हमारा इंडिकेटर स्पीशीज। तो इंडिकेटर स्पीशीज में क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया इंडिकेटर स्पीशीज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फ्लैगशिप स्पीशीज। तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या है, तो दीज charismatic species are used to mobilize public and financial support for conservation effort। जिसका एग्जांपल क्या रहेगा, तो इंडियन एलिफेंट दैट इज इनहेबिट्स फॉरेस्ट ऑफ साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड सर्टेन इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, ड्राइविंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, इट एडवोकेट्स फॉर एरिड ग्रासलैंड कंजर्वेशन, और इट वॉज द मैस्कट ऑफ CMS COP13 held in गांधीनगर in 2020। ओके कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है ये। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शंघाई डियर दैट इज प्रमोट्स वेटलैंड कंजर्वेशन इन लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। उसके बाद अम्ब्रेला स्पीशीज क्या रहेगा, ये शंघाई डियर क्या है, तो शंघाई डियर भी एक तरह का ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। अगर मैं लेमन टर्म्स बता दूं तो स्पीशीज यूज टू मोबिलाइज पब्लिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला स्पीशीज। तो अम्ब्रेला स्पीशीज क्या रहेगा, तो प्रोटेक्टिंग दिस स्पीशीज एड इन कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट एंड को इनहेबिटेंट स्पीशीज। जिसका एग्जांपल क्या रहेगा, बंगाल टाइगर। तो देखो अगर मैं लेमन टर्म्स बता दूं तो प्रोटेक्टिंग दिस स्पीशीज मतलब दिस स्पीशीज कौन सा, तो अम्ब्रेला स्पीशीज को एड्स इन द कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स एंड को इनहेबिटेंट स्पीशीज। तो बंगाल टाइगर सबसे पहले एग्जाम्पल है, तो फाउंड इन सुंदरबन वेस्टर्न घाट्स एंड तेराई ग्रासलैंड, इट्स कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स वास्ट इकोसिस्टम। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन्स दैट इज ये फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एडिंग इन एल्पाइन वेटलैंड प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियन राइनो, तो इनहेबिट्स काजीरंगा नेशनल पार्क्स एंड आसाम सिक्योरिंग वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद फाउंडेशनल स्पीशीज ये क्या है, तो दिस स्पीशीज शेप्स एंड मेंटेन्स इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल एंड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका मेन एग्जांपल क्या है, मैंग्रोव्स
सैक्रेड फिश और शोला ग्रासलैंड। अब मैंग्रोव में क्या होगा, तो लोकेट इन द सुंदरबन, दे प्रिवेंट कोस्टल इरोशंस एंड प्रोवाइड्स नर्सरीज फॉर फिश। ये कौन करता है, ये मैंग्रोव का ही काम है। उसके बाद सैक्रेड फिश दैट इज पीपल ट्री, तो ये क्या है, सैक्रेड फिग, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आप ध्यान रखोगे। देखो कहीं से पता नहीं चल रहा, आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा पीपल का पेड़ देखा होगा, लेकिन नाम दिख रहा है उसका, सैक्रेड फिग है ये। तो फाउंड अक्रॉस द, सिर्फ फिग अगर बोलोगे ना तो एक बार पूछा भी गया है क्या है, आपको पता है ना, लोग इसे खाते भी हैं। तो फाउंड अक्रॉस अर्बन एंड रूरल लैंडस्केप, इट सपोर्ट्स पॉलिनेटर एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। उसके बाद शोला ग्रासलैंड, तो फाउंड इन वेस्टर्न घाट, क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग हाइड्रोलॉजी एंड सपोर्टिंग एंडेमिक स्पीशीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, तो होम्योस्टैटिक रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अपने आप के मतलब अपने अंदर के इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, या फिर उस इकोसिस्टम को मेंटेन करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इट इज़ अचीव थ्रू द वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फंक्शन एंश्योरिंग सर्वाइवल अंडर द डिफरेंट कंडीशन। मतलब डिफरेंट कंडीशन में आप रहोगे तभी ना अपना इम्यूनिटी पावर गेन कर पाओगे। मैंने एज एन बॉडीली बताया कि आप ठंडा गर्म दोनों को झेल कैसे लोगे, तो अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करोगे तभी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर इन्वायरमेंटल कंडीशन वी नीड टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल हेमियोस्टैटिक्स, ये फिजियोलॉजिकल हेमियोस्टैटिसिस ये है क्या, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, जिसमें से ह्यूमन्स में क्या करता है, स्वेटिंग टू कूल डाउन इन हॉट वेदर एंड शिवरिंग टू जनरेट हीट इन द कोल्ड क्लाइमेट। ये ध्यान रखना होगा, शिवरिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि टू जनरेट हीट ऑन कोल्ड क्लाइमेट। फिर डॉग्स का क्या काम है, फिजियोलॉजिकल हेमियोस्टैटिस में तो पैटिंग टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन, ये क्या करता है, तो फिश देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम दैट इज मेरीन फिशेस एक्सर्ट्स कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर वाइल फ्रेश वाटर फिश एक्सक्रीट डाइल्यूटेड यूरिन टू रिमूव एक्सेस वाटर। ओके, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल में देखा जाए तो ह्यूमंस दैट इज इंसुलिन लोवर्स ब्लड ग्लूकोज आफ्टर अ मील, ग्लूकागॉन रेजेस इट्स ड्यूरिंग द फास्टिंग। उसका फिर बिहेवियरल हीमियोस्टैटिसिस, ये क्या है, तो ये माइग्रेशन के बारे में बता रहा है। दैट इज साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेट करते हैं क्यों, टू इंडिया ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और बार हेटेड गीज ये क्या करते हैं, तो फ्लाई ओवर द हिमालयंस टू वार्मर रीजन। फिर थर्मल रेगुलेशन से कैसे मेंटेन करेंगे, दैट इज डेजर्ट लिजर्ड, दैट इज बास्क इन द सन टू वार्म अप एंड सीक शेड टू कूल डाउन। और एलिफेंट्स का क्या काम है, यूज दिस लार्ज ईयर टू डिसिपेट हीट एंड मड बाथ टू कूल डाउन, ठीक है। फिर एडेप्टेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन में सबसे पहले आएगा हमारा हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन क्या होता है, तो पोलर बियर ये कोल्ड कंडीशन में हाइबरनेशन तो एंटर्स अ डॉर्मेंट स्टेट ड्यूरिंग द विंटर टू कंजर्व हीट। फिर बैट्स भी हाइबरनेशन पीरियड में जाते हैं, दैट इज हाइबरनेट इन द केव्स टू सर्वाइव फूड स्केर्सिटी ड्यूरिंग द विंटर। फिर एजेस्टिवेशन दैट इज हीट एंड ड्राई में क्या करेंगे, तो लंग फिश में सबसे पहले सर्वाइव ड्रॉट बाई burrowing into muds and reducing metabolic activity। और snails कैसे करते हैं, तो snails adaptations that is seals their shells and remains inactive during the extreme heat। फिर डाइपोज में मतलब unfavorable growth condition that is zooplankton तो pauses development during the period of food scarcity और temperature extremes। और प्लांट एग्जाम्पल में देखा जाए तो स्टोमेटल रेगुलेशन दैट इज कैक्टी तो ओपन स्टोमाटा एट नाइट दैट इज CAM फोटोसिंथेसिस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा राइस प्लांट दैट इज क्लोज स्टोमाटा ड्यूरिंग द मिड डे हीट टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। तो एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टोमाटा को बंद कर देते हैं। ये कौन करता है, राइस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद सीड डोरमेंसी, ये क्या है, तो एकासिया दैट इज प्रोड्यूसेस stress resistant seed that sprouts after rainfall in desert। उसके बाद लोटस, तो लोटस क्या करता है, तो seeds can remain dormant for centuries and germinate when conditions improve, ठीक है। देखो ठीक है, ये मैगजीन ठीक है, पर हर चीज़ एंड एवरी स्मॉल टॉपिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इन केस अगर कुछ छूट भी रहा है तो वो आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि क्या मुझे छोड़ना है और क्या मुझे आगे पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन का क्या काम रहता है, तो बैक्टीरियम दैट इज बैसिलस तो फॉर एंडोस्पोर्स टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट एंड डेसिकेशंस। उसके बाद फंगी में देखा जाए तो प्रोड्यूस स्पोर्स टू एंड्योर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक ड्रॉट और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी डायनेमिक्स दैट इज एंडेमिज्म।
बायो रिस्पेक्टिंग एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। तो सबसे पहले हम एंडेमिज्म में देखते हैं, तो ये क्या करता है, इट रिफर्स टू इकोलॉजिकल कंडीशन है ऐसा जहाँ पे अ स्पीसीज इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ स्पेसिफिक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक स्पीसीज सिर्फ वहीं पे पाया जाएगा, सच एस आइलैंड, नेशन, कंट्री और डिस्टिंक्ट हैबिटेट। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन पिकॉक, लायन टेल्ड मैस्क। ये कहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट नेटिव प्लांट बनियान ट्री, इंडियन सैंडलवुड और फिर नीम, और सुपर फूड या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल या फिर प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले मोरिंगा, मैंगो दैट इज अल्फांजो मैंगो, बनाना, टर्मरिक और कार्डमम। ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जा रहा है। उसके बाद ब्राज़ील में देखा जाए तो जैगवार, जायंट एंथर्स, फिर कैपीबारा, फिर अमेजन रिवर डॉल्फिन। और यहीं पे इसका इंपॉर्टेंट नेटिव प्लांट में देखा जाए तो एकाशिया प्लाम, फिर एकाशिया पाम, उसके ब्राज़ील नट ट्री और रबर ट्री। और सुपर फूड या फिर फ्रूट्स में देखा जाए तो पाइनएप्पल, गुआवा, ब्राज़ील नट या फिर एकाशिया बेरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडोनेशिया, तो कोमोडो ड्रैगन या फिर ओरंगेटन, बाली स्टार्लिंग। और इम्पॉर्टेंट नेटिव प्लांट्स में क्लोव ट्री या फिर टीक या फिर मैंग्रोव्स। और यहाँ पे फ्रूट्स में देखा जाए तो नटमर, क्लोव, डुरियन या फिर कॉफ़ी। ठीक है, आप एक बार इसको पॉज करके फिर से खुद से देख लोगे, ओके, क्योंकि इतना डिटेल्स जानना और आना, देखो इट्स गुड टू नो बट इट्स हार्ड टू रिमेंबर, यू नीड टू नो दैट। चलिए एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो इंडिया के बारे में सिर्फ देख लेते हैं। तो एंडेमिक एनिमल्स में सबसे पहले एशियाटिक लायन इन गुजरात, लायन टेल्ड मैस्क इन वेस्टर्न घाट और कश्मीर स्टाग और नीलगिरी थार। और फिर एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ में नीलगिरी माउंटेन होली और इंडियन रोसवुड, फिर बेडोम ओक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाम। ठीक है, फिर वंस मोर आई वुड से दैट प्लीज डू पॉज एंड हैव अ लुक ऑन इट, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये है क्या। तो एक्सप्लोरेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू डिस्कवर कॉमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स, इसको क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे चीज़ को एक्सप्लोर करना फॉर बायोडाइवर्सिटी टू डिस्कवर कॉमर्शियली वैल्यूएबल, वो चीज़ कॉमर्शियली वैल्यूएबल रहे जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स के लिए। उसके बाद इन्वॉल्व डिराइविंग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बाय एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी इन नेशंस रिच इन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बायोपायरेसी, ये क्या है, तो अनऑथराइज्ड टेकिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर बायोडाइवर्स डेवलपिंग कंट्री। ये स्टोलन ट्रेडिशनल नॉलेज benefits non-indigenous entities through products or patent without compensating the indigenous people। रेगुलेशंस में देखा जाए तो एड्रेसेस बाय द नागोया प्रोटोकॉल, कौन, किसको, बायोपायरेसी को। और बायोपायरेसी क्या है, पायरेट करना। ठीक है, पायरेटेड बुक हम खरीद रहे हैं, मतलब कॉपीड आइटम्स। ठीक है, ये क्या है, तो एक अनऑथोरिटी है, अनऑथराइज टेकिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम बायोडाइवर्स डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, फिर देखो इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो नागोया प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ensuring fair and equitable sharing of benefits for using the traditional knowledge and genetic resources। उसके बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, तो यूपीएससी 2011 में अगर पूछा भी गया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ये क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस इन ट्रॉपिकल रीजन दैट इज इन लो एल्टीट्यूड कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन इन हाई एल्टीट्यूड। उसके बाद एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो द अमेजन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड नियर द इक्वेटर host millions of species, making it one of the most diverse ecosystem on Earth, whereas the Arctic regions have the significantly fewer species। उसके बाद altitudinal gradient, ये क्या है, तो biodiversity typically declines as a altitude increase because of the harsher environmental condition at higher elevation। इसका मेन एग्जांपल क्या है, इन Himalayan lower altitudes supports lush forest with the diverse flora and fauna, while higher altitude have sparse vegetation and fewer species like snow leopards or yaks। उसके बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले मेगा बायोडाइवर्स दैट इज मेगा डाइवर्स कंट्री में इंडिया इज क्लासिफाइड एज द मेगा डाइवर्स कंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच बायोडाइवर्सिटी that supports a significant portions of earth species, that is these country constituting only about 10% of earth's surface houses about 70
10% ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब सिर्फ 10% एरिया है इसके पास अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, पर 70% ये टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होस्ट करता है, ये हाउस है उसका, ठीक है। फिर यूएन आइडेंटिफाइड द मेगा डाइवर्स कंट्री में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, दैट इज WCMC, ये क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। इंडिया इज अमॉन्ग द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना एंड अदर्स। और बायोडाइवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो इंडिया पोजेसेस 25.17% ऑफ इट्स एरिया under forest and tree cover, or despite occupying only 2.4% of the global land area, India harbors nearly 7.8% of recorded species while supporting almost 18% of human population, मतलब 18% population यहाँ पे रहता है। उसके बाद 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया इसके पास है, जिसमें से इंडियन हार्बर्स नियरली 7.8% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज़, ठीक है। जितनी भी रिकॉर्डेड स्पीशीज़ है उसमें 7 से 8% इंडिया के पास ही है, लेकिन इसके पास जितनी भी एरिया है ना लैंड, वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। फिर बायो जियोग्राफिक डाइवर्सिटी में देखा जाए तो इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रेल्म, दैट इज 5 बायोम, 10 biogeographical zone and 25 biogeography provinces. It is home to 91,000 species of animals and 45,500 species of plants, ठीक है। ये क्या बता रहा है, बायोजियोग्राफिक डाइवर्सिटी बता रहा है। उसके बाद एंडेमिज्म, ये एंडेमिज्म है, अ नोटेबल फीचर इन द हाई एंडेमिज्म विद इन 12.6% ऑफ मैमल्स, 4.5% ऑफ बर्ड्स, 45.8% ऑफ द रेप्टाइल्स एंड 55.8% ऑफ द एम्फीबियंस एंड 33% ऑफ द इंडियन प्लांट बीइंग एंडेमिक टू द रीजन। एंडेमिक के बारे में मैंने आपको बताया था, दोज एनिमल्स और प्लांट्स और एनीथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स विच आर फाउंड इन ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, ओके। उसके बाद बायोजियोग्राफिक रेल्म, ये है क्या, तो लार्ज स्पेटियल रीजन्स वेयर ecosystem habitats broadly similar biota or biological communities globally. There are 8 recognized terrestrial biogeographic realm, that is the Indian region is situated in 2 biological realm, that is Himalayan range and rest of subcontinent. तो Himalayan region ये क्या है, तो represents the Palearctic realm. The Himalayan range is very rich in species diversity because it is confluence of different biogeographical zone. ये कब पूछा गया था, यूपीएससी 2011 में। उसको रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो रिप्रेजेंट्स बाय द मलायन रिल्म। उसके बाद बायोम्स, ये है क्या, तो मेन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन एरिया विथ स्पेसिफिक क्लाइमेट पैटर्न डिपिक्टिंग द इंटरैक्शन अमॉन्ग द एनिमल्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स। उसके बाद 5 इंडियन बायोम्स में देखा जाए तो देखो, पहले मैं अगर बायोम के बारे में फिर से बता दूँ तो ये एक मेन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एक पर्टिकुलर एरिया विद स्पेसिफिक क्लाइमेट पैटर्न होना चाहिए, डिपेक्टिंग इंटरैक्शंस अमॉन्ग द एनिमल्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स। उसके बाद इंडियन बायोम में देखा जाए तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट और एल्पाइन मीडो, ओके। ये क्या है, ये 5 इंडियन बायोम्स है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में सबसे पहले इकोसिस्टमिक और बायोटिक सब डिविजन्स ऑफ रेल्म में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस, जिसमें से बायोजियोग्राफी देखा जाए तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द plants and animals, or 10 biogeographical zones in India: Trans Himalayans, the Himalayas, the Desert India, the Semi-arid, the Western Ghat, the Deccan Plateau, the Gangetic Plain, the Coast, North East Indians and Indian Island। ये कब पूछा गया था, 2010 में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये है क्या, द टर्म कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स, अडॉप्टेड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल फॉर हॉटस्पॉट, ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। अभी एंडेमिज्म, ये क्या बता रहा है, तो मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज एन एंडेमिक, दैट इज लेस देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और 3 परसेप्शन में देखा जाए तो हैव मस्ट लॉस्ट टू एटलीस्ट 70% ऑफ दिस ओरिजिनल हैबिटेट्स, दैट इज 30% और लेस ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, ओके। चलो देखते हैं हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया में। सबसे पहले ईस्टर्न हिमालय आएगा हमारा, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड रीजन और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। सुंदरलैंड समझ में आ रहा है ना आपको, अंडमान निकोबार वाले रीजन को बताया जा रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स में इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स वेर आइडेंटिफाइड इन 1999, फिर करेंटली 36 हॉटस्पॉट्स कवर 2.5% ऑफ अर्थ लैंड ए सरफेसेस, ओके।
उसके बाद सिग्निफिकेंस इसका देखा जाए तो हॉटस्पॉट सपोर्ट ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पीशीज एज एंडेमिक एंड नियरली 43% ऑफ द वर्ल्ड मेंबर्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन स्पीशीज एज एंडेमिक। ओके, उसके बाद इंडियन डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये है क्या, तो हिमालयन रीजन में सबसे पहले देखा जाए तो इंक्लूड्स द एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन एंड नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद इंडो बर्मा रीजन में, जैसे देखो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ा था ना हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन का, तो ये क्या कह रहा है, अब देखिए इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में दो, जैसे कौन सा है, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरबन रीजन। तो देखो इंडो बर्मा रीजन क्या करता है, तो कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द अंडमान आइलैंड एंड सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके बाद सुंडा लैंड देखा जाए तो एनकम्पासेस निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनी एंड द फिलीपींस और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। उसके बाद होप स्पॉट्स ये है क्या, तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया रिक्वायरिंग अ स्पेशल प्रोटेक्शंस ड्यू टू वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंस अंडर वाटर हैबिटेट्स। उसके बाद इनिशिएटिव देखा जाए तो जॉइंट एफर्ट बाय द मिशन ब्लू, अ ग्लोबल कोलिशंस एंड IUCN। उसके बाद इंडियाज होप स्पॉट्स दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में IUCN रेड लिस्ट में 2014 में क्या डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शंस ऑफ 784 स्पीसीज इन लास्ट 5 years। ये क्या कौन बता रहा है, तो IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट बता रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल इंक्लूड्स पैसेंजर पिजन, फिर स्टेलर सी काउ एंड 3 टाइगर सब स्पीशीज दैट इज बाली, जावन एंड कैस्पियन। उसके बाद मास एक्सटिंक्शन में देखा जाए तो मतलब मास इन नंबर्स में एक्सटिंक्शन हुआ है, दैट इज 5 episodes ऑफ मास एक्सटिंक्शन ओवर more than 3 billion year. The ongoing 6th extinction, that is anthropogenic activities, due to anthropogenic activities, is estimated to 10 to 1000 times faster than pre-human times. Okay, मतलब पहले के लोग के अकॉर्डिंगली इस बार मतलब इस ये 6th मास एक्सटिंक्शन जो होगा ना वो मोर इन फास्टर रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम क्राइसिस में सबसे पहले की रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स में देखा जाए तो IPBES दैट इज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019, जिसका की फाइंडिंग्स क्या है, तो नियरली हाफ ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम हैव वैनिश ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इम्पैक्ट्स एंड हाईलाइट्स में देखा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, सी लेवल राइज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन और 100 to 300 million पीपल्स एट रिस्क ड्यू टू कोस्टल हैबिटेट लॉस। ओके, उसके बाद लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ 2024 ये क्या कहता है, ये एक बाइनरियल रिपोर्ट है बाय WWF रिपोर्ट शोइंग 73% ऑफ डिक्लाइन इन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ओवर लास्ट 50 years। और ये क्या है, इसका इम्पैक्ट हाईएस्ट डिक्लाइन ऑफ 95% इन लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स, और अफ्रीका रिकॉर्ड्स 76% ऑफ डिक्लाइन, और एशिया पैसिफिक रीजन रिकॉर्ड्स 60% ऑफ डिक्लाइन, और फ्रेश वाटर स्पीसीज रिड्यूस्ड बाई 85%। ओके, उसके बाद स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड 2022 ये क्या कहता है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है किसके द्वारा, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, हाईलाइटिंग दैट 49% ऑफ द बर्ड स्पीसीज आर डिक्लाइनिंग ग्लोबली, जिसमें से 1 in 8 बर्ड स्पीसीज थ्रेटेंड विद एन एक्सटिंक्शन, और ट्रॉपिक कैस्केड इफेक्ट आइडेंटिफाइड एज अ मेजर थ्रेट अफेक्टिंग द इकोसिस्टम बैलेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में सबसे पहले नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता होगा, दैट इज वेदर में वाइल्ड फायर्स, दैट इज फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस कॉजेज टेम्पररी इकोसिस्टम चेंजेस, और नेचुरल डिस्टर्बेंस आर पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड आर यूजुअली अडेप्टेड बाय द इकोसिस्टम। उसके बाद एविल क्वार्टरनेट मेजर कॉज, दैट इज हैबिटेट लॉस में सबसे पहले रिडक्शन इन स्पेस फॉर द स्पीसीज ऑफन ड्यू टू द एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो उसके कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनिमल्स हो जा रहे हैं। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ स्पीशीज लाइक फिशेस एंड ट्रीज। और फिर एलियन स्पीशीज में देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मैसिव एंड नॉन नेटिव स्पीशीज दैट डिस्टर्ब इकोसिस्टम। उसके बाद सेकेंडरी एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज ट्रिगर्स द लॉस ऑफ अदर्स डिपेंडेंट ऑन इट। उसके बाद WWF's 6 की थ्रेट्स आर एग्रीकल्चर, हंटिंग, लॉजिंग, पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज
कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। उसके बाद हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में सबसे पहले हैबिटेट लॉस में क्या आएगा, तो रिडक्शन इन द स्पेस वे स्पीसीज कैन सर्वाइव नोटेबल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन में लार्ज हैबिटेट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड पैचेस लीडिंग टू इनब्रीडिंग एंड लोकल एक्सटिंक्शन रिस्क। और बैरियर इफेक्ट में सबसे पहले देखा जाए तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग एंड लिमिट्स जीन पूल डाइवर्सिटी। एलियन स्पीशीज इन्वेशन में नॉन नेटिव स्पीशीज स्प्रेडिंग रैपिडली एंड थ्रेटनिंग नेटिव बायोडाइवर्सिटी। और इन्वेसिव स्पीशीज आर सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। उसके बाद एलियन स्पीशीज इन्वेशन, उसके बाद फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंडेंजरिंग स्पीशीज लाइक मरीन फिश, वेल्स एंड ट्रीज। स्पीशीज एक्सटिंक्शन में ट्रेट लीडिंग टू द इंक्रीज्ड स्पीशीज वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन इंक्लूड रेयरिटी, पुअर डिस्पर्सल अवेलेबिलिटी, हाई ट्रॉपिक स्टेटस एंड लो अडल्ट सर्वाइवल रेट्स। ओके, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट इज जीएमओ, ये क्या करता है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन लीड टू द डोमिनेंट जीएमओ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। और अनइंटेंडेड इफेक्ट्स एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। उसके बाद ट्रेड्स इन वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड trade threatens wildlife and biodiversity। और illegal wildlife that trade contribute to habitat destructions and diseases spreads। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज में ओशन एडिफिकेशन अफेक्ट्स मेरीन बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस द इकोसिस्टम हेल्थ अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। तो एक्ट्स लाइवलीहुड दैट इज चेंज इन इकोसिस्टम सर्विसेज, एक्ट्स लाइवलीहुड, इनकम माइग्रेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लिमिट द डिस्कवरी ऑफ द पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस। उसके बाद फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स में सिक्योरिटी क्राइसिस सबसे पहले देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसेस वर्ल्ड फूड productions and sustainable soil productivity। और nutritions and biodiversity are linked impacting global nutritional status। फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो इंटरेक्शन बिटवीन द वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमन कॉजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जिसका मेन कॉज क्या होगा, तो इंक्लूड्स ह्यूमन एंक्रोचमेंट, लैंड यूज चेंज, हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। जिसका मेन इम्पैक्ट क्या होगा, तो इंक्लूड क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज, लाइफ स्टॉक्स डिप्रेडेशंस और इंजरीज एंड डेथ्स। और प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो एनिमल आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स, फिर गार्डिंग्स, अल्टरनेटिव्स, लाइफ स्टॉक्स, हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस एंड रीलोकेशंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट। उसके बाद क्यूलिंग, ये क्या है, तो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस दैट इज नेचुरल क्यूलिंग, ये क्या है, तो नेचुरल प्रोसेसेस लाइक स्टार्वेशन, डिजीजेस एंड प्रिडेशन कंट्रोल पॉपुलेशन। और कंट्रोल्ड क्यूलिंग बाय ह्यूमंस में देखा जाए तो नेसेसरी फॉर द मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस ड्यू टू ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट्स टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो बेसिकली ये कैसे बचाया जाएगा उसको बता रहा है। उसके बाद इंक्रीज जूनोस ड्यू टू हैबिटेट लॉस दैट इज जूनोटिक डिजीजेस दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, मतलब वैसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन तक, ह्यूमन को ट्रांसमिट हो जाए उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं एज यू ऑल नो। और ये थ्राइव्स इन द इन्वायरमेंट एंड चेंज इन द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। उसके बाद जूनोस आर क्लोजली लिंक्ड विथ इकोसिस्टम हेल्थ and habitat loss facilitates spillover from the wildlife to humans। फिर adverse changes to biotic interaction में सबसे पहले diminishing niche and roles of species in ecosystem lead to adverse change। और sudden decline in the species can significantly alter the ecosystem structure and function। ओके, पढ़ेंगे consequences of butterfly population declines। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था। दैट इज reduced pollinations, that is many plant depends on butterfly for pollination। A decline could negatively impact their reproductions and survival। फिर impact on food chains में सबसे पहले butterfly serves as a prey for species like wasps, spiders and birds। और their decline could disrupt these population। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन refers to conservation of species in their natural habitat, allowing them to continue their evolutionary processes। It contrasts with ex situ conservation, where species are conserved outside their natural environment, example in zoos or in botanical garden। In situ conservation ensures the survival of species by protecting the ecosystem, allowing species to maintain their roles within their natural environment। इसमें से मेथड्स देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे पहले स्टेबलिशिंग नेचुरल पार्क,
establishing national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserve to protect species in their habitats. उसके बाद community involvement में engaging local community in conservation effort by providing educational and sustainable livelihood alternatives. फिर legislation में that is क्या legislation उसके ऊपर आया होगा, that is enforcing laws that protects the endangered species and their habitats such as wildlife प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन इंडिया. उसमें रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम टू रेस्टोर द नेचुरल हैबिटेट फॉर स्पीसीज. उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाए तो लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया इन्वॉल्विंग टेरेस्ट्रियल मेरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम. फ्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. लर्निंग प्लेसेस फॉर सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेज अंडर द sovereign jurisdictions of countries. The most important strategies for conservation of biodiversity together with the traditional human life और Seville strategy that is adopted in 1995. ये किसके बारे में? Seville strategy के बारे में बताया जा रहा है. ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1995 में. emphasizing a community based approach for the biosphere reserve. ये क्या इंक्लूड करता है? The social, cultural, spiritual and economic needs alongside the साइंटिफिक रिसर्च. उसके बाद कोर बफर स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले कोर एरिया में देखा जाए तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड विथ नो ह्यूमन एक्टिविटी, ये कोर एरिया का हैगा. उसके बाद बफर जोन किसे कहा जाएगा? तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन. उसके बाद ट्रांजिशन एरिया में परमिट्स इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो अगर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे दिस वन इज़ द कोर एरिया ओवर हियर. ओके, उसके बाद यहाँ रिक्रिएशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज़ कैन परफॉर्म ओवर हियर. ठीक है. उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचुरल कंजर्वेशन एंड रिसर्च मॉनिटरिंग कैन बी परफॉर्म ओवर हियर. ओके, और ये बफर जोन है. दिस वन इज द बफर जोन एंड द ट्रांजिशनल एरिया इज ओवर दिस वन. ठीक है. होप आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब प्रोटेक्टेड एरिया इन द टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया आएगा, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फिर आएगा रिजर्व फॉरेस्ट, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ये पूछता है और नहीं पूछता है ना, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रहते हैं जो पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे पहले आएगा. उसके बाद RW दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर N RWN. ओके, PRWN प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. ओके, तो ये मियावाकी मेथड ये भी पूछता है. इज़ वेल नोन फॉर क्रिएशंस ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया नेशनल पार्क. ओके, ये क्या है? वेल नोन क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट. ठीक है, ये कीवर्ड है. अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002. ये क्या कहता है? तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अन अमेंडमेंट इन 2002, तो 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स वेर इंट्रोड्यूस टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. दैट इज, अब देखते हैं कम्युनिटी रिजर्व एक नया कैटेगरी आया था. ये है क्या? मतलब दो कैटेगरी आया था, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व. तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिटी रिजर्व, दैट इसका पर्पस क्या होगा? तो प्रोटेक्टेड दैट इज प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम विथ एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. और इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो लोकल कम्युनिटी कोलैबोरेट्स इन कंजर्वेशन, बैलेंसिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग विद द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. और राइट ऑफ कम्युनिटीज दैट इज कम्युनिटी कैन एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज सस्टेनेबली बट एक्टिविटीज दैट हार्म बायोडाइवर्सिटी आर रेस्ट्रिक्टेड. उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व में देखा जाए तो इसका पर्पस क्या रहेगा? देखो हम लोगों ने कम्युनिटी रिजर्व देख लिया, इसका पर्पस क्या था? तो प्रोटेक्ट इकोसिस्टम विद एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. और इसका क्या रहेगा? प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड आउटसाइड एग्जिस्टिंग, मतलब हैबिटेट को ये क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पे इकोसिस्टम को ये प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद ये कब ऐड हुआ था? 2002 में. और किस में ऐड हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐड हुआ था. ठीक है, यहीं याद हो जाए तो अच्छा है ना, इसीलिए 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने. इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो मैनेज बाय गवर्नमेंट विद सम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और राइट ऑफ कम्युनिटीज लिमिटेड फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल रिसोर्स यूज. ओके, फिर सैक्रेड ग्रुप्स, ये क्या है? तो सैक्रेड ग्रुप्स आर फॉरेस्ट एरियाज preserved by local communities due to religious or spiritual significances, playing a key role in biodiversity conservation and cultural heritage. जैसे कि एग्जाम्पल केरला दैट इज कावू ग्रुप्स डेडिकेटेड टू डिटीज लाइक भगवती. और मध्य प्रदेश में बोरामेडियो सैक्रेड ग्रुप्स दैट इज प्रिजर्व ड्यू टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये क्या है? तो मेघालय, नागालैंड और मणिपुर. तो मेघालय में शोरा सैक्रेड ग्रुप है यहाँ पे, जो चेरापूंजी वाले रीजन में रहता है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है ये. उसको नागालैंड में सैक्रेड ग्रुप मोकोचुंग सैक्रेड ग्रुप्स
दैट इज इंटीग्रल टू एओ ट्राइब ऑफ ट्रेडिशंस। उसके मणिपुर में लोकटक लेक सैक्रेड ग्रुप, ये इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ इकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ESZs, ये है क्या? तो पर्पस में ESZs दैट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट्स एज अ बफर अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है? ये एक्ट्स एज अ बफर जोन। जैसे मैंग्रोव क्या था, वही बफर जोन के काम करता था। ये क्या बिटवीन कहाँ पे? तो यहाँ पे ओशियन और यहाँ पे एस्चुरीज, ठीक है, जहाँ मैच करते थे। और यहाँ पे क्या है? ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ये क्या है? ये भी एक बफर जोन है। और कहाँ पे है? तो देखो, सेंचुरीज टू मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लीशन और एक्ट्स एज अ बफर जोन अराउंड द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, की फीचर्स का क्या होगा? इसका रेगुलेशंस देखा जाए तो मैंडेटेड बाय नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 to 2016 for areas within 10 km of protected zones or additional ecological important corridor may also be designated. A Supreme Court Directive 2022 minimum 1 km ESZ around the protected area, मतलब protected area के अराउंड कम से कम 1 किलोमीटर रीजन का ESZ होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट 2022 में बोले थे। और रेगुलेशंस क्या था? तो मैंडेटेड बाय नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 to 2016, जिसका कोर एंड बफर मॉडल ये क्या रहेगा? तो ESZs फॉलो दिस मॉडल फॉर कंजर्वेशन। फिर लीगल फ्रेमवर्क इसका क्या रहेगा? तो गवर्न बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और अलाउइंग रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज इन सेंसिटिव जोन। ये कब आया था एग्जाम में? तो 2014 में। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ देखा जाए तो प्रोहिबिटेड एरिया। तो प्रोहिबिटेड एरिया किसको कहा जाएगा? तो कॉमर्शियली माइनिंग, दैट इज कमर्शियल माइनिंग, पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एरियल टूरिज्म, ये सब प्रोहिबिटेड रहेगा। फिर रेगुलेटेड एरिया में ट्री फेलिंग, एग्रीकल्चर, वाटर यूज, होटल्स एक्सेट्रा। और परमिटेड एरिया में लोकल एग्रीकल्चरल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। ये कब पूछा गया था? UPSC 2014 में। अब प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये UPSC 2016 में पूछा गया था। तो वेस्टर्न घाट स्पैन 6 स्टेट्स दैट इज शोकेसिंग हाई स्पीशीज एंडेमिज्म एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट टोटल कितने स्टेट्स में है? तो 6 स्टेट्स में है। ठीक है, फिर ईस्टर्न घाट फेसेस थ्रेट्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड mining and human encroachment. The Madhav Gadgil Committee recommended the stringent measures for the conservation of Western Ghat, but Kasturi Ranjan Committee diluted some proposals. A recommendation of Kasturi Ranjan led panel, it notified only 37% against 64% by Gadgil Commission of the area are ecological sensitives, and October 2018 notification by Ministry of Environment Forest aimed to protect the Western Ghat by declaring 57,000 square kilometer as ecological sensitive area. अब ex-situ conservation ये है क्या? तो ex-situ conservation involves relocating threatened animal and plant from their natural habitat to protect environment from special care and management. तो जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा? तो एग्जाम्पल इंक्लूड जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क या फिर सीड बैंक्स। ये सब क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है। एक फिर से अगर देखते हैं तो देखो, ये कंजर्वेशन इन्वॉल्व क्या है? तो रीलोकेटिंग थ्रेटेड एनिमल, मतलब कोई एनिमल मान लो थ्रेट हो गया है, उसको कहीं और ले जाके रख देंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब उसका फॉर देयर बेटरमेंट उसको और कहीं पे ले जाके रखेंगे, सो दैट इन ए क्लोज्ड इन्वायरमेंट दे कुड बी, या फिर इन ओपन इन्वायरमेंट दे कुड बी मोर ब्रीडेड इन वेल मोर बेटर वे। ठीक है, जैसे कि देखो जूलॉजिकल पार्क में क्या रहेगा? फॉर एनिमल कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग, बोटानिकल गार्डन में फॉर प्रिजर्विंग प्लांट स्पीशीज, फिर वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क में फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इन सेमी नेचुरल सेटिंग्स, सीड बैंक्स में फॉर स्टोरिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। फिर एडवांस टेक्निक इन ex-situ कंजर्वेशन है सबसे पहले क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्या रहेगा? तो इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग गैमेट्स, एग्जांपल स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज एट वेरी लो टेम्परेचर। फिर एंश्योर्स द स्टोरेज ऑफ वाइबल एंड फर्टाइल गैमेट्स फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ये है क्या? तो एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन अ laboratory setting to produce offspring for conservation purposes। और टिश्यू कल्चर में plants are propagated in controlled environment using tissue culture techniques to produce genetically identical plants। okay, फिर इंडियाज इनिशिएटिव्स एंड इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्वारंटाइन सेंटर टू चेक इन्वेसिव स्पीसीज। तो प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स एट मेजर एंट्री points are under the Central Board of Indirect Taxes and Customs in coordination with the DDQS, that is Directorates of Plants Protection and Quarantine Storage, DPPOQS,
of Ministry of Agriculture and Farmer Welfare responsible for the controlling of invasive pests and seeds, governed by the Destructive Insects and Pests Act 1914. These centers checks important agricultural products for phytosanitary certificates. फिर fumigations with methyl bromide is done if needed and फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज इशूड. फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2012 में. इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 2003 में अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में. और पर्पस इसका क्या है? ये रेगुलेट करता है एसेस टू इंडियाज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्स को कैसे एसेस किया जा सकता है. एंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स फॉर द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशंस और प्रोटेक्ट्स इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. इसका मेन की रोल क्या रहेगा? तो प्रिवेंट्स बायोपायरेसी, मतलब पायरेसी नहीं कर सकते हो, एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है. उसके बाद अप्रूव IPR, that is applications involving genetic biological resources, or advise the central and state government on biodiversity conservation, to safeguard traditional crops variety and genetic resources, or support sustainable agricultural practices and benefit sharing with farmers. अब चलो देखते हैं हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट ये है क्या. तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप जानते हो, चिपको मूवमेंट से ये मिला है. ठीक है. ये मेनली कब हुआ था? तो 1973 में. और ये एपिको मूवमेंट कब हुआ था? 1983 में. ये कहाँ पे? कर्नाटका में. तो देखो चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? तेहरी डैम मूवमेंट इसको ये भी कहा गया है. हिमालय और डिफेंडर्स ऑफ हिमालयस इन्वायरमेंटल गांधी. और ये एपिको मूवमेंट कर्नाटका एंड एंटी तेहरी डैम प्रोटेस्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ चिपको मूवमेंट. वुमेन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन चिपको मूवमेंट विथ गौरा देवी लीडिंग इन रेनी विलेज. ओके. उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ये है क्या? तो लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है. ये कब स्टैब्लिशमेंट हुआ इसका? 1992 में. ठीक. फिर से मैं बता दूं, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका स्टैब्लिशमेंट 1992 ड्यूरिंग द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो. इसका मेन एम क्या है? तो अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू 3 मेन गोल्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे अचीव कर सकते हो? by achieving 3 main goals, जिसका the conservation of biological diversity, sustainable utilization of components, fair sharing of benefits arising from the genetic resources. उसके बाद 196 पार्टी टू कन्वेंशन ऑफ ऑल UN मेंबर स्टेट्स एक्सक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स हैव रेटिफाइड. अब देखो कार्टिजिना प्रोटोकॉल ये है क्या? ऑन बायोसेफ्टी है ये. दैट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2000. Parts of the CBT that is entered into force in 2003 focus on safe handling, transport and use of living modified organisms resulting for the modern biotechnology, aims to address technology development, transfer benefit sharing and biosafety issues, और India is a party of it. ठीक है. ये कौन? कार्टिजिना प्रोटोकॉल का, जो कि एंटर इनटू फोर्स 2000 में और अडॉप्शन कब हुआ था? 2000 में इंडिया का. ठीक है. उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल तो ऑन एसेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग. ये बेनिफिट शेयरिंग के मतलब अगर मेरे पास कुछ है बेनिफिट तो मैं उसको शेयर करूंगा. ये बायो सेफ्टी के लिए था. तो अडॉप्टेड इन 2010 और इसका अडॉप्शन कब हुआ था? 2000 में और इसका इन्फोर्समेंट 2003 में. और इसका अडॉप्शन कब हुआ था? मतलब नागोया प्रोटोकॉल का 2010 में. इट इज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू CBD, फोकसेस ऑन एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन. ओके. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2014, मतलब 2010 में अडॉप्ट हो गया था और ये फोर्स में कब आया? 2014 में. ठीक है. ये क्या था? ये नागोया प्रोटोकॉल का. और कार्टिजिना प्रोटोकॉल कब आया था? 2000 में और इसका अडॉप्शन कब हुआ था? 2003 में. ओके. उसके बाद इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू realization of objective of Nagoya Protocol. The Biodiversity Management Committee have important functions determining assess and benefit sharing, including the power to levy coalitions fees on the access of biological resources within its jurisdictions. UPSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. अब देखो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट ये है क्या? तो agreed upon at Convention on Biological Diversity COP12 2014 as a part of strategic plan for biodiversity of 2011 to 2020 includes goal to address the underlying cause of biodiversity loss, reduce direct pressures, safeguard ecosystem, enhance benefits from the biodiversity and promote practitionary participatory management. फिर none of 20 targets have been met according to the CBD's Global Biodiversity Outlook 5 report. Was a COP15 of the UN CBD 2022 Montreal, Canada adopted the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Post 2020 Global Biodiversity Framework set out global goals to achieve by 2050, including reducing extinction rate, sustainable biodiversity use, fair benefit sharing, and closing the biodiversity finance gap. A new Global Biodiversity Framework Fund will be established under Global
environment facility, it targets at least used $20 billion annually by 2030. अब इंडियाज डिमांड एट COP15 ये है क्या? तो अर्जेंट नीड फॉर द डेडिकेटेड फंड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री है। ये एक तरह का फंड नीड चाहिए था जिसमें इम्फेसिस ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब ये मेन है, मतलब ये जो लिखावट है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, फिर पोस्ट 2020 मतलब आफ्टर 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? तो 4 ग्लोबल गोल्स हुआ था, मतलब हुआ था एक्चुअल में आफ्टर 2020, और 4 ग्लोबल गोल्स बाय 2050 अचीवमेंट था ये, दैट इज रिड्यूसिंग द एक्सटिंक्शन रेट एंड रिस्क फॉर ऑल द species tenfold by 2050. Also sustainable biodiversity use, fair benefit sharing and adequate finance and technology to implement the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, or progressively closing the biodiversity finance gap of $70 billion, that is dollar annually. With 23 target by 2030 covering 3x reductions, sustainable use, implementations tools and mastermind biodiversity. फिर COP16 of UNCBD 2024 काली कंबोडिया, ये है क्या? Establishment of permanent body for the indigenous people and local communities, that is IPLCS. A new subsidiary body was created to ensure the active participation of IPLCS in biodiversity related decisions making processes. The initiative acknowledges the vital role of traditional knowledge in conservation efforts. ओके उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्च ऑफ काली फंड फॉर द डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, दैट इज DSI, ये है क्या? अन एग्रीमेंट वाज रीच्ड टू इम्प्लीमेंट अ 0.1% फी ऑन लार्ज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी यूटिलाइजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसके लिए 0.1% फी लगेगा। किन के लिए? तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। द रेवेन्यू विल बी डायरेक्टेड इनटू द न्यूली स्टैब्लिश्ड काली फंड, ये काली फंड है क्या? विथ 50% एलोकेट टू सपोर्ट द इंडिजीनियस कम्युनिटीज। अब एडवांसमेंट इन द मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ये है क्या? तो डेलीगेट्स एग्रीड्स ऑन फ्रेमवर्क टू मॉनिटर progress towards the goal set up in Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. These frameworks are designed to enhance the transparency and accountability in the conservation effort. Okay, मतलब जितना भी पैसा बचेगा या फिर मॉनिटरिंग जितना भी अमाउंट बचेगा वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के गोल को सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द रोल ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, दैट इज द कॉन्फ्रेंस एक्नॉलेज्ड द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. These recognitions aims to promote the inclusive conservation strategies that leverage diverse cultural perspective. उसके बाद unresolved issued on finance resource mobilization, that is despite progress in several areas the conference conclude without a consensus on comprehensive roadmap for funding biodiversity conservation. This impasse highlights ongoing challenges in the securing adequate financial commitments to meet the global biodiversity target. अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज PGRFA UPSC 2014 में इसको पूछा गया था। ये नोन फॉर इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहा गया है इसको, अलाइंग विद द CBD। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर, इसको क्या कहा गया है? इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहा गया है। उसके बाद एम्स टू, ये इसका मेन एम क्या है? तो गारंटी फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंश्योरिंग फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा GPFLR, जिसका मेन फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, तो मतलब फॉरेस्ट के लैंड्स को रिस्टोर करना। That is a global network to restore the lost and degraded forest initiated by IUCN, that is International Union Conservation of Nature, aligning with the Bonn Challenge, aiming to restore 150 million hectare by 2020 and 350 million hectare by 2030. अब ये बॉन चैलेंज है क्या? देखो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना, अलाइंग विद बॉन चैलेंज, तो बॉन चैलेंज UPSC 2021 में पूछा गया है। तो लॉन्च कब हुआ था इसका? तो 2011 में। द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN targets restoring 350 million hectare of the deforested and degraded land by 2030, मतलब deforested and degraded landed by of 350 million hectare को रिस्टोर करना होगा। इंडिया ज्वाइन वॉलंटरली प्लेजिंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टर बाई 2030। इंडिया कितना टारगेट है? 26 मिलियन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरी, दैट इज रेस्टोरेशन। तो FLR कॉइंड बाई 2000 बाई IUCN एंड WWF, जिसमें से FLR दैट इज फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन एम्स टू रीगेन इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड इनहेंस ह्यूमन वेलबींग्स इन डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप। फिर इन्वॉल्व्स अ प्लान्ड प्रोसेसेस फोकसिंग ऑन एंटायर लैंडस्केप। फिर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड
इकोसिस्टम सर्विसेज दैट इज IPBES ये है क्या? तो बेस्ड ऑन बॉन जर्मनी comprises almost 150 members countries including India, estimates 8 million species on earth with 1 million threatened with extinction including 40% of amphibian, 33% of reef forming coral and others and over a third of marine mammals. फिर IPBES is often termed the Intergovernmental Panel on Climate Change that is IPCC for biodiversity, जिसमें से XV World Forestry Congress and Seoul Declaration held in Seoul with theme of building a green, healthy and resilient future with forest held every 6 years since 1926 under the auspices of FAO entrusted with the responsibility in 1954 and organized by the government of host country. Seoul Declaration ये है क्या? तो Seoul Declaration stresses a transitions to a circular bioeconomy and achieving climate neutrality. Okay. उसके बाद FEW इनिशिएटिव्स बाय द UN ये है क्या? यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट फ्रॉम ईयर 2017 to 2030 तो अडॉप्टेड एट द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट इन 2017 एंड रेटिफाइड बाय UN जनरल असेंबली, जिसका फीचर्स 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल विद 26 एसोसिएटेड टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030, इंक्लूड्स अ वॉलंटरी एंड universal target to increase global forest areas by 3% by 2030 equivalent to 120 million hectare increases. उसके बाद decades on ecosystem restoration that is 2021 to 2030 proclaimed by the United Nations General Assembly, इसका main aim क्या है? तो aim to work towards the ecosystem restoration from 2021 to 2030. उसके बाद biodiversity finance initiative that is BIOFIN biofin तो launched by United Nations Development Plan in 2012 to address the biodiversity finance gap at the national level. With aids in implementation the National Biodiversity Action Plan that is NBAP and making progress towards the achieving National Biodiversity Target NBTs. In India, Biofin is hosted by National Biodiversity Authority that is NBA, Ministry of Environment and Forest, working with the State Biodiversity Board with technical assistance for the Wildlife Institute of India and National Institute of Public Finance and Policy that is NIPEPFP. तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 2 जिसको हम लोगों ने लगभग थॉरली सारा कुछ डिस्कस कर लिया है. होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो. अब नेक्स्ट जब हम आपके पास मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स. जस्ट चैप्टर 3 इसके बाद ही तुरंत अपलोड हो जाएगा आपके लिए. ओके, सो डू वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर्स सो दैट यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग इन योर